बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वह है फाइलेटिक लीनिएज। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक है, यानी इसको आप वीआईपी क्वेश्चन का दर्जा देंगे। जो इस चैप्टर के जो वीआईपी क्वेश्चंस है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनमें से एक ये फाइलेटिक लीनिएज है। तो इसको हमने डिटेल से आज डिस्कस करना है। तो फाइलेटिक लीनिएज का पहले हम लफ्ज़ी मतलब देखेंगे, उसके बाद फिर इसका जो साइंटिफिक मीनिंग है उसको देखेंगे, फिर इसकी हम डेफिनेशन करेंगे। तो फाइलेटिक का लफ्ज़ी मतलब है ट्राइब, कबीला। लाइन रास्ते को कहा जाता है, एज वक्त को कहा जाता है। तो लफ्ज़ी मतलब तो इसको ये बनेगा, वक्त के साथ साथ एक कबीला कैसे बना, ये इसका लफ्ज़ी मतलब है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ख़ानदान है, उसके मेंबर्स की तादाद बढ़ना शुरू हुई, उसके कुछ मेंबर कहीं और जाके रहना शुरू हो गए, कुछ मेंबर कहीं और के रह के, तो हमारे पास अब इस एक ख़ानदान से 3 ख़ानदान बन गए। एक ए है, बी है और सी है। फिर इसी तरह बी के साथ भी ऐसे हुआ, बी ख़ानदान एक जगह रहना शुरू हुआ और उनके मेंबर्स की तादाद कुछ बढ़ना शुरू हो गई। तो उसके चंद मेंबर एक और जगह उन्होंने नया ख़ानदान बनाया, बी ने से ई एक नया ख़ानदान बना, इसी तरह सी से एफ बना और इसी तरह ये आगे सिलसिला चढ़ता रहा। तो यहाँ आके हमारे पास तकरीबन ये 8 ख़ानदान ये हो गए, 4 ये हो गए, 12 और 14 और 15 ख़ानदान बन गए टोटल। तो जिस वक्त काफ़ी सारे ख़ानदान एक ही ख़ानदान से निकले हुए बने तो इसको हम कबीला कहते हैं। तो बिल्कुल सेम सेंस हमारे पास साइंस में इस्तेमाल होता है। तो साइंस में फाइलेटिक का लफ्ज़ी मतलब होगा एवोल्यूशनरी। लाइन, एज, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सा तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए से एक ऑर्गेनिज़म की एवोल्यूशन हुई। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले दुनिया में एक ऑर्गेनिज़म था, उससे अगली जनरेशन चली तो उसके कुछ मेंबर ने बी ऑर्गेनिज़म बनाया, एवोल्यूशन के बाद कुछ ने सी बनाया और उसके बाद बी से डी ई बन गया, सी एफ जी बन गया। तो आप देखें ऑर्गेनिज़म की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, तो ऑर्गेनिज़म की अक़साम में भी इजाफा हो रहा है। तो अगर हम इस वक्त सपोज हम कहते हैं दुनिया में एच ऑर्गेनिज़म मौजूद है, अगर कोई हमसे इसकी फाइलेटिक लीनिएज पूछे कि ये ऑर्गेनिज़म इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, तो हम कहेंगे ए से बी बना, बी से डी बना, डी से एच बना। तो ये इसकी फाइलेटिक लीनिएज होगी, ये इसकी फाइलेटिक लीनिएज होगी। तो फाइलेटिक लीनिएज बेसिकली उस रास्ते को कहा जाता है जिसके ज़रिए से एक ऑर्गेनिज़म की एवोल्यूशन होती है। हाँ, जिस वक्त हम इसको डिफ़ाइन करते हैं तो डिफ़ाइन में पहली जो शर्त है वो ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एच से ए के दरमियान ये रास्ता है, अगर इसमें से एक मेंबर मिस हो गया डी, तो कभी भी एच ए के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल इसी तरह है जिसके वालिदैन का पता ना हो, उसके दादा परदादा का हम पता नहीं लगा सकते। तो इसी वजह से तो हमारे पास जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज़म की फाइलेटिक लीनिएज बनाते हैं, पहली शर्त यह है इट इज़ अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़, कि उस ऑर्गेनिज़म की एवोल्यूशन में जो ऑर्गेनिज़म की स्पीशी आ रही हैं उसकी फाइलेटिक लीनिएज में जो सिलसिला बना रही, इट शुड बी अनब्रोकन, कि दरमियान में कोई भी ताल्लुक़ मिस ना हो, कोई भी ऑर्गेनिज़म मिस ना हो। और फिर हम दूसरी शर्त क्या है कि जब फाइलेटिक लीनिएज बनाते हैं तो इंसेस्टर को पहले रखा जाता है, डिसेंडेंट को बाद में रखा जाता है। जैसे ए को हमने पहले रखा, उसके बाद उसके डिसेंडेंट को रखा बी, उसके डिसेंडेंट को रखा डी, उसके डिसेंडेंट को रखा एच। तो ये हमारे पास इंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस है। तो पहली शर्त क्या है कि ये जो सिलसिला है इट शुड बी अनब्रोकन। दूसरा है इंसेस्टर को पहले रखा जाएगा, डिसेंडेंट को बाद में रखा जाए विद ईच लेटर स्पीशी, और उस हर बाद में आने वाली स्पीशी हैविंग एवॉल्व फ्रॉम वन, उसके बाद रखी जाएगी जिससे उसकी एवोल्यूशन हुई है। और एवोल्यूशन किससे हुई? दैट इमीडिएटली प्रीसीड, जो पहले मौजूद थी, जो उससे फ़ौरन पहले मौजूद थी। जैसे फॉर एग्जांपल हम एच के बारे में कहते हैं
कि इससे पहले डी भी मौजूद है, इसके पहले बी भी मौजूद है, इससे पहले ए भी मौजूद है, लेकिन एच से फ़ौरन पहले डी मौजूद है। तो एच की एवोल्यूशन किससे हुई है? डी से हुई है। तो जब भी हम ये सीरीज़ बनाएंगे हमेशा बाद में आने वाली स्पीशी को उसके बाद रखा जाएगा जिससे उसकी एवोल्यूशन हुई है। और एवोल्यूशन किससे होती है? जो उससे इमीडिएटली प्रीसीडेड, कि फ़ौरन पहले मौजूद है। तो ये बात हम कि हर बाद में आने वाली स्पीशी को उससे, उस ऑर्गेनिज्म से उसकी एवोल्यूशन होनी चाहिए जो उस सीरीज़ में उससे फ़ौरन पहले आई हो। तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल है, इसमें 3 पॉइंट आपने जहन में रखने हैं जब भी हम ये सीरीज़ का सिलसिला बनाएंगे। इट शुड बी अनब्रोकन, क्योंकि दरमियान में अगर कोई भी लिंक मिस हो गया, कोई भी ऑर्गेनिज़म मिस हो गया, तो हम उस ऑर्गेनिज़म का उसके ओरिजिन से कभी भी लिंक नहीं जोड़ सकते। दूसरा ये है कि जब भी हम सीरीज़ बनाएंगे इंसेस्टर को पहले रखेंगे, डिसेंडेंट को बाद में रखेंगे, और इस तरह बाद में रखेंगे कि हर बाद में आने वाली स्पीशी हमेशा उसके बाद रखी जाएगी जिससे उसकी एवोल्यूशन हुई है। और एवोल्यूशन किससे हुई होगी? जो उससे फ़ौरन पहले मौजूद है। तो ये हमारे पास है फाइलेटिक लीनिएज। आगे इसकी सिग्निफिकेंस है, तो सिग्निफिकेंस में वे ऑफ एवोल्यूशन। तो बेसिकली फाइलेटिक लीनिएज हमें किसी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन के रास्ते के बारे में बताता है कि ये इस तरह इसकी एवोल्यूशन हुई है। दुनिया में आज जितनी भी ज़िंदगी है, तकरीबन 2.5 मिलियन स्पीशीज़ इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, सब किसी न किसी फाइलेटिक लीनिएज के ज़रिए से दुनिया में आई हैं। तो द लाइफ ऑफ टुडे कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू फाइलेटिक लीनिएजेस। जितनी भी लाइफ है वो किसी ना किसी, यह इसको एवॉल्विंग पॉपुलेशन कहते हैं, कि ऐसी पॉपुलेशन जिसकी एवोल्यूशन हो रही है, जैसे ए से बी बन रहा है, ए से सी बन रहा है, बी से डी बन रहा है, बी से ई बन रहा है, तो ये एवॉल्विंग पॉपुलेशंस कहलाती हैं। और इनकी पॉपुलेशन, ये जो हमारे पास ऐसी पॉपुलेशन जिसमें एवोल्यूशन हो वो एवॉल्विंग पॉपुलेशन कहलाती है। और एवोल्यूशन किससे होती है? उन ऑर्गेनिज्म से एवोल्यूशन होती है जो रिमोट पास्ट में रहते हैं। रिमोट का लफ्ज़ मतलब है दूर। जैसे आप रिमोट कंट्रोल का वर्ड इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब है दूर बैठे ही कंट्रोल करना। तो माजी बईद के अंदर, बहुत दूर के माजी में, यानी अरबों खरबों साल पहले जो ऑर्गेनिज्म रहते थे, उन ऑर्गेनिज्म की अगली पॉपुलेशन में जब एवोल्यूशन हुई, मुख्तलिफ किस्म के फाइलेटिक लीनिएजेस बने, उन्हीं फाइलेटिक लीनिएजेस के ज़रिए से आज के लिविंग ऑर्गेनिज्म वजूद में आए। दूसरा, जब भी हमारे पास एवोल्यूशन का प्रोसेस चलता है तो उससे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। डाइवर्सिटी किसको कहा जाता है? वैरायटी को कहा जाता है। वैरायटी में दोनों चीज़ें आती, एक मखसूस जगह पे कितनी तादाद में और कितनी अक़साम के ऑर्गेनिज्म मौजूद है, वो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो जब भी एवोल्यूशनरी चेंज आती है, अब एवोल्यूशनरी चेंज का मतलब क्या है? जैसे अगर हम इंसान को देखें तो इंसान में काफ़ी हद तक चेंज आई है। पहले कई फुट के इंसान हुआ करते थे, 120-120 फुट के इंसान होते थे, हज़ार साल उनकी उम्रें होती थी और उनकी बॉडी बड़ी मजबूत होती थी। लेकिन अगर आप देखें तो दिन ब दिन इंसान के कद भी छोटे होते जा रहे हैं, इंसान के जिस्म भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो बेसिकली इंसान में तब्दीली तो आई है, लेकिन इसको एवोल्यूशनरी चेंज नहीं कहते। एवोल्यूशनरी चेंज हमेशा वो चेंज कहलाती है जिससे ऑर्गेनिज्म की स्पीशी बदल जाए। अगर इंसान से कोई और स्पीशी बन जाती, वो एवोल्यूशनरी चेंज कहलाती थी। तो जो भी एवोल्यूशनरी चेंज आती है तो उससे वैरायटी बढ़ती है, तो वैरायटी के बढ़ने से हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। तो एवोल्यूशनरी चेंज ऑफन प्रोड्यूसेस न्यू स्पीशी, उससे हमेशा नई स्पीशी बनती है एंड इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी। और जितनी ज़्यादा स्पीशी बढ़ती चली जाएंगी, अक़साम बढ़ती चली जाएंगी, बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ती चली जाएगी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू नंबर एंड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए पार्टिकुलर एरिया। एक छोटे से एरिया के अंदर जितनी मुख्तलिफ अक़साम के और जितनी तादाद में ज़्यादा ऑर्गेनिज्म रहेंगे, हम कहेंगे यहाँ उतनी ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। इस वक्त तक हमारे पास जो टोटल डिस्कवर्ड स्पीशीज़ हैं वो तकरीबन 25 लाख के करीब है जो साइंस ने डिस्कवर की हैं। और इनमें से सबसे ज़्यादा, मोर देन हाफ, वो सिर्फ इंसेक्ट हैं और 17.6% वेस्कुलर प्लांट है और 19.9% ये एनिमल है अदर देन इंसेक्ट। ये पॉइंट आपने थोड़ा सा जहन में रखना है। जो इंसेक्ट है ये भी एनिमल का सब ग्रुप है, यानी छोटा ग्रुप है, लेकिन इनकी तादाद चूँकि इतनी ज़्यादा है कि हमने इनको अलहदा से मेंशन किया है।
इनको अलहदा से मेंशन हमें करना पड़ा। तो अगर हम टोटल एनिमल की बात करेंगे तो टोटल एनिमल में ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी, 53.1% प्लस 19.9% तो 73%। तो सिर्फ इंसेक्ट की बात करेंगे 53.1%, एनिमल अदर देन इंसेक्ट्स ये आपने लाजमी लिखना है वो 99 और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है, फंजाई है, एल्गी है, प्रोकैरियोट्स है या इवन लोअर जो प्लांट्स है वो 9.4% के अंदर आते हैं। तो ये आपने परसेंटेज याद रखनी है, इससे काफ़ी दफ़ा ऑब्जेक्टिव भी आता है, MCQs भी बनाया गया है। लेकिन आगे हमने कहा कि 25 लाख स्पीशी डिस्कवर हो चुकी हैं, लेकिन उस बुक वाले ने आगे लिखा दिस लिस्ट इज़ फॉर बीइंग कंप्लीट। ये भी लिस्ट मुकम्मल नहीं है, रोज़ाना के हिसाब से नहीं, हफ्ते के लिहाज से, महीने के लिहाज से कोई ना कोई स्पीशी डिस्कवर हो रही है। तो साइंटिस्ट एक केयरफुल एस्टिमेट, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो टोटल ऑर्गेनिज्म साइंटिस्ट के ख्याल के मुताबिक जो दुनिया में हो सकते हैं वो 5 to 30 मिलियंस हैं, यानी 50 लाख से 3 करोड़ के करीब ऑर्गेनिज्म दुनिया में पाए जा सकते हैं। ये एक अंदाज़ा है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट सिर्फ ये है जो अभी तक डिस्कवर हुई है। तो और ये लिस्ट अभी तक दिस लिस्ट इज़ फॉर, ये दूर है बीइंग कंप्लीट, अभी मुकम्मल होने से ये दूर है। हाँ, इन 50 से 3 करोड़ यानी 50 लाख से 3 करोड़ जो स्पीशी साइंस के अंदाजे के मुताबिक हैं, उनमें से डिस्कवर 2.5 यानी 25 मिलियन स्पीशी अभी तक डिस्कवर हुई है। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है, फाइलेटिक लीनिएज एवोल्यूशन के रास्ते को बताता है। फाइलेटिक लीनिएज जब आगे बढ़ता है तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। और जस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हमारे पास लाइफ का कंप्लीट रिकॉर्ड हो तो हम हर ऑर्गेनिज्म के उसके कॉमन पॉइंट से मिला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें, यहाँ हमने एक छोटा सा ड्रा किया है, तो O को अगर हम A से मिलाना चाहें OGCA, M को मिलाना चाहें MFC, क्योंकि ये कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद है। अगर सपोज सिर्फ F ही मिस हो जाए तो कभी भी L और M को हम A के साथ नहीं मिला सकते। अगर कोई C मिस हो जाए तो फिर हम L, M, N, O, G ये सब को A के साथ नहीं मिला सकते। तो इफ़ वी हैड, अगर हमारे पास कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ होती कि दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म आए, अगर वो सारे के सारे उनके फॉसिल हमें मिल जाते, तो देन एवरी लीनिएज, तो हर लीनिएज को वुड एक्सटेंड बैक टू द कॉमन ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो जितने भी 25 लाख स्पीशी मौजूद हैं, सबको कॉमन पॉइंट जहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ वहाँ तक उसको ले जाया जा सकता था। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है, बट वी लैक कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। हमारे पास सारे जो ऑर्गेनिज्म जो पास्ट में आए उनका कंप्लीट, और इस वक्त दुनिया से वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उनका कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी रीज़न आगे बुक वाले ने लिखी है, क्योंकि जो बॉडी सॉफ्ट होती है उसको प्रिजर्व करना, उसको महफूज करना एज ए फॉसिल के तौर पे ये मुश्किल काम है। जैसे इंसान को जब दफनाया जाता है तो अगर आप 30-35 साल बाद देखें या 40-50 साल बाद देखें तो सिर्फ उसकी हड्डियाँ बाकी रहेंगी, उसका जिस्म का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि हड्डियाँ सॉफ्ट होती हैं, वो प्रिजर्व हो जाती हैं। तो चूँकि काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी सॉफ्ट थी, इस वजह से उनके फॉसिल्स ही नहीं बने, और जब फॉसिल ही नहीं बने तो उनका रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि वो किस किस्म के ऑर्गेनिज्म थे। तो दरमियान में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मिस होता है तो सारा फाइलेटिक लीनिएज ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमने इसको डिफ़ाइन ही ये किया था कि ये जो स्पीशी का सिलसिला है ये अनब्रोकन होना चाहिए। तो ये हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, फाइलेटिक लीनिएज। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।